तो अपने पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, यानी जैसे एडिशन जितनी आसानी से हो रहा था उतनी आसानी से आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाला है। और यहाँ ये भी नहीं है कि आप किसी भी केस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन के एग्जिस्ट होने के भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस पहले हमारे लिए समझना जरूरी है, फिर जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ मल्टीप्लिकेशन संभव है यानी पॉसिबल है, तब फिर उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन of a matrix by any scalar कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर, यानी स्केलर का मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर ए इक्वल टू हम ए आई जे डिफाइन कर रहे हैं इसको, और इसका ऑर्डर कितना है बच्चे अभी m इनटू n है। तो अगर हमसे कोई k ऑफ a पूछेगा तो हम बोलेंगे ये जो k है वो हर एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आसान भाषा में हम समझाएं तो ऐसा कुछ है, a इक्वल टू अगर -1 3 4 2 1 7 है, और हमसे अगर यहाँ से कोई ट्वाइस ऑफ a पूछ दे, क्या पूछ दे, तो ये हो जाने वाला है -2 6 8 4 2 और 40। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? लेकिन हम आपको यही एक चीज बता देते हैं कि मैट्रिक्स में ये जो 2 है ना वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट में ये जो स्केलर है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ही सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। बस अभी ध्यान में रखना, वहां बताएंगे ये चीज कि यहाँ ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहता मान ले, तो ये जो 2 है या तो R1 से मल्टीप्लाई होता है, या तो R2 से, या तो R3 से, या तो C1, या तो C2, या तो C3, किसी एक रो से ही या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट में। ऐसा क्यों होगा वो वहां प्रॉपर्टी जब आपको बताएंगे तो बताएंगे, फिलहाल इसको समझें। क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हाफ रहेगा तो हाफ करना है। जैसे एक क्वेश्चन पिछली क्लास में एडिशन में हमने कराया भी था, 1/2 था तो 2 अंदर जाके क्या हो गया था, सबको डिवाइड कर दिया था, ये सब। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस की। मान लीजिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स है जिसमें हम पहला ले लेते हैं A, जो हमारे पास है Aij, और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं बच्चे m इनटू n, क्या ले लेते हैं, और B एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हम लिख रहे हैं Bij, और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं P इनटू Q, क्या ले लेते हैं। तो क्या ये हर केस में एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं, हर केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कब एग्जिस्ट करेगा, यानी A डॉट बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन, उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब n जो है वो p के बराबर हो। n कितने के बराबर होगा? सर क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑफ जो पहले बैठा है उसको फर्स्ट मैट्रिक्स बोले, बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर B पहले बैठा है, समझना B डॉट A में B फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, A सेकंड मैट्रिक्स होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर एग्जिस्ट कर गया, यानी अगर एग्जिस्ट कर गया तब हम बोलेंगे देन ऑर्डर ऑफ A डॉट B इज m इनटू q। तब ऑर्डर क्या होगा, m इनटू, यानी आप इसको बोल सकते हो कि ऑर्डर जो होगा यहां से वो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय कितना भैया, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब इस बात को समझो कि A डॉट B तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जब A डॉट B एग्जिस्ट करेगा तो B डॉट A भी एग्जिस्ट करेगा क्या? अपने कॉमन सेंस को सोच के बताओ कि अगर A डॉट B एग्जिस्ट करेगा तो क्या B डॉट B एग्जिस्ट करेगा क्या?
क्या हर बार एग्जिस्ट करेगा? क्या हर बार एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जनरली तो हम जानते हैं कि 2 into 4 है तो 4 into 2 होना है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम आपको बता देते हैं एग्जांपल से कि जैसे मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जिसको हम ए आई जे लिखे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं थोड़ी देर के 2 into 3 ऑर्डर, इस ऑर्डर का। और हम एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसको हम लिख देते हैं बी आई जे, और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं 3 into 1। क्या ले लेते हैं? तो मुझे पहले तो बताओ कि क्या ए डॉट बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सीधे सीधे यही चीज देखना है कि ए वाला इसका और ए वाला इसका बराबर होना चाहिए, यानी ए डॉट बी एग्जिस्ट, देन ऑर्डर हो जाएगा कोई इसका 2 क्रॉस 1, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अब थोड़ा बी डॉट ए के बारे में सोचते हैं। इसके बारे में अगर हम बी की बात करें तो बी का ऑर्डर कितना है? 3 into 1, और ए की बात करें तो ए का ऑर्डर कितना है? 2 into 3। क्या बी डॉट ए एग्जिस्ट कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये 1 है और एक 2 है, नॉट इक्वल। हाँ या ना वो? तो हमने यहाँ पाया कि ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है, वो इस बात को प्रमाणित नहीं कर रहा है कि बी डॉट ए भी एग्जिस्ट करेगा। या समझ बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बी डॉट ए भी एग्जिस्ट करेगा। बट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ ए डॉट बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी डॉट, लेकिन ए डॉट बी जो मैट्रिक्स आएगा और बी डॉट ए जो मैट्रिक्स आएगा वो दोनों सेम होगा, ये गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, मतलब हम जनरलाइज नहीं कर सकते। यानी आसान भाषा में बोले तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यस और नो? यानी अगर इसमें हम कुछ और बातें नोट करके लिखवा दें आपको, तो वो बात ये है कि ए डॉट बी एग्जिस्ट डज नॉट इम्प्लाई दैट बी डॉट ए ऑल्सो एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई कि अगर ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बी डॉट ए भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात हमने क्या बताया? इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में देखें, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोथ ए डॉट बी एंड बी डॉट ए एग्जिस्ट, बट दे नीड नॉट टू बी इक्वल, नीड नॉट टू बी इक्वल। वो जरूरी नहीं हो है कि वो दोनों क्या हो, बराबर हो। हाँ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो ए भी 3 into 3, ओ भी 3 into 3, तो किधर से भी किधर पलट लो वो तो रहने ही वाला है सेम, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम सारे क्या है, सेम है। तो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो बराबर होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन सर एग्जिस्ट तो करा लिया आपने, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? तो अभी तो हमने आपको बताई कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन संभव कब है? संभव उसी समय है जब पहले बैठा हुआ मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे पोजीशन में बैठे हुए मैट्रिक्स का रोज आपस में क्या हो, बराबर हो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो, तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। एल्गोरिथम से नहीं बताएंगे, सीधे क्वेश्चन से बताएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम से समझ में आएगा नहीं, देख के ही डर लगता है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन से आपको सिखाएंगे कैसे मल्टीप्लाई हमें करना। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। तो प्रचार नहीं आ रहा है अभी, वो आता है ना एडवर्टाइजमेंट पेप्सी का, सुने सबकी करे मन की। सुना है तुम लोगों ने? हाँ, सुने सबकी करे मन की। लेकिन मन जो है ना बहुत हरामी है, पहले बता रहे। वो नहीं चाहता है मेहनत करना, वो चाहता है फ्री में कोई चीज मिल जाए तो बेहतर है। जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि मल्टीप्लिकेशन काश पहले ही जैसा होता तो मजा ही आ जाता ना, लेकिन यहाँ का मल्टीप्लिकेशन वैसा है नहीं। तो कैसा है आप समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हमें करना कैसे होता है। फिर से आप बता दें, हम वो A11, A12, B11, B12 इसमें हम नहीं जा रहे। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन से बता रहे हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड A डॉट B वेयर A इक्वल टू 1 -1 3 2 1 5 7 1 2। एक किस ऑर्डर का है बच्चे? 3 into 3। तो B भी
ऐसा रखना पड़ेगा जिसका नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, आया ना। ठीक है, ये 3 होगा तो भी तो बी हम इधर एक ले लेते हैं कुछ ऐसा 1 2 -2 1 3 5। किस ऑर्डर का हो गया बच्चे? तो हमें ए डॉट बी निकालना, क्या निकालना है? क्लियर है सभी को? हम लिख देते हैं पहले सीधा सीधा ताकि हमको दिखने लगे कि हमें करना क्या है। ए डॉट बी मतलब ए पहले लिखें 1 2 7 -1, थोड़ा अलग कर दें इसको, 3 लिख दे, -1 3 1 3 5 और क्या लिखा हमने? और बी क्या है? बी है 1 -2 3 2 1 और क्या है बच्चे 5। अब थोड़ा देखिएगा, इसका ऑर्डर 3 into 3 और इसका ऑर्डर 3 into 2, क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव है? पहली बात तो ये है, अगर संभव है तो किस ऑर्डर का आने वाला है? 3 into 2 का आने वाला है, 3/2 का आने वाला है ना। तो हम एक डमी बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम चीजें आपको समझा पाए कि बेसिकली 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, है ना। 3 रो मतलब एक एलिमेंट यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा और एक यहाँ रहा होगा। बोला है? कोई कंफ्यूजन? अब समझेगा करना क्या है। 2 तरीके हैं, कितने? एक होता है पहला ऑप्शन, चॉइस हम आपको दे रहे हैं, पहला कि आप पहले रो के सारे एलिमेंट निकाल लो, मतलब पहले R1 निकाल लो, फिर R2 निकाल लो, फिर R3 निकाल लो, या फिर पहले आप C1 पूरा निकाल लो, फिर C2 निकाल लो, फिर C3 निकाल लो। हम पर्सनली जो प्रेफर करते हैं वो कॉलम प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारे नजरी ऊपर नीचे अच्छी चलती है। आप अपना सहूलियत देख लेंगे, हम दोनों से बता देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो हमें C1 निकालना है, क्या निकालना है? तो इधर से आपको C1 पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना बच्चे? और इधर से इस वाले के लिए, इस वाले ये जो एलिमेंट होगा वो होगा R1 C1। क्या होगा? मतलब रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। किसको? हम लिख रहे हैं, परेशान नहीं होना। तो यहां से 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 1 मल्टीप्लाइड बाई, बीच में प्लस साइन, क्या साइन? फिर ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई, फिर कौन सा साइन? और फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। क्या ये बात सभी को समझ में आई? फिर से आप बता रहे हैं, R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 1 से। किससे? अभी हम C1 ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इसको पकड़ के रखना है, प्रोसेस समझा रहे हैं। R1 C1 R2 C1 R3 C1 R4 C1 C1 C2 C3 ऐसे लिख देना सब ऊपर नीचे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी अभी पेन नहीं चलाएगा कोई, इधर देखेगा सब। अब हम यहां से किसको उठा रहे हैं? R2। किसको? R1 निकल गया R2। फिर वही काम करना है, 2 into 1, बीच में क्या साइन लगेगा? प्लस, 3 into -2, फिर क्या लगेगा? प्लस, और 5 into, क्या R2 निकल गया? अब R3 पकड़ ले, 7 into 1 प्लस साइन, 1 into -2 प्लस साइन, 2 into 3। क्या ये कोई दिक्कत वाली बात है? क्या C1 पूरा निकल गया? निकल गया पूरा C1, काट दिया। अब इसका कोई काम, मतलब इसे एग्जाम में मत काट देना। मतलब अब हमारा C1 का कोई रोल, अब किसको निकालना है? तो किसको पकड़ेगा इधर से, और फिर शुरुआत कहां से करेगा? R1 C2 R2 C2 R3 C3, यानी 1 into 2 कितना? प्लस -1 into 1, अरे हाँ या ना बोलेगा, प्लस 3 into 5। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? गड़बड़ होगा, थोड़ी सी भी नजरें हटेंगी, किसी और एलिमेंट को आप किसी और से मल्टीप्लाई कर दोगे, होना है, तय है। अगर नहीं हो रहा है तो भी खतरे की घंटी है, कहीं एग्जाम में ना हो जाए। इसलिए 2-3 बार गलत कर लेना इधर, ताकि वो थोड़ी आंखें खुली रहे। समझ में आ रही बात? इधर समझेगा। 2 into 2 प्लस 3 into 1 और प्लस 5 into 5। हम अगले क्वेश्चन से ऐसे नहीं लिखने वाले बच्चों जैसा, डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। 7 into 2 प्लस 1 into 1 और प्लस 2 into 5। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? तो हमारे पास A डॉट B आ गया। कोई बताएगा कितना आ रहा है? A आ रहा है 1, A आ रहा है 2, 2 1 कितना हो गया? 3 और 9 9 3 कितना? 12। इधर देखिएगा, 2 हो गया, A -6 हो गया, -4 और 15 11। यहां से देख लीजिए, 7 हो गया,
और ये हो गया 6 6 7 13 13 में से 2 गया कितना आ गया 11 बोल आया। इधर देखते 2 और 10 सॉरी 15 2 17 17 में से 1 गया कितना हो गया 16 आया क्या। इधर से 4 और इधर से 3 7 और इधर से 25 25 7 32 सोचेगा। और इधर देख लिया आप लास्ट 14 1 15 और 10 25। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है क्या? एक और क्वेश्चन करें डायरेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फाइंड क्वेश्चन है हमारे पास पी क्यू निकालना। क्या निकालना है? जहां हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पी क्यू, कोई मैट्रिक्स बोलेगा, एलिमेंट बोलेगा, फटाफट 3 into 3 कुछ भी बोलते जा, छोटा छोटा वैल्यू है। हां 4 -3 7 थोड़ा जल्दी नहीं बोलेगा। 0 1 4 4 3 8 5 ठीक है। पी हो गया। क्यू बोलेगा 9 बड़ा छोटा बोलेगा 9 छोटा ही तो है 9 -2 7 2 1 6 3 1 5 -5 ये हो गया। इतना सोच रहे नंबर बोलने में, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब गलत बोल देंगे तो धरती ही खत्म हो जाएगी। हाँ ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चल अब करें आराम से। अब देख सबसे पहले क्या ये संभव है करना मल्टीप्लिकेशन? हाँ संभव है। तो किस ऑर्डर का आएगा भैया? 3/3 ऑर्डर का है। ओके अब अगर 3/3 ऑर्डर का आया तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है लिखें। अच्छा क्या हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम यहाँ एक बक्सा बना रहे हैं 2 3 ऐसे थोड़ा सा, इधर एक बना इधर एक बना इधर एक बना इधर एक बना इधर इधर, ठीक है। मान ले हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। कौन सा वाला? तो ये वाला है क्या थोड़ा देखिए, ये है R2 क्या है? मतलब पहले वाले से किसको पकड़ना है? R2 को, और दूसरे वाले से किसको पकड़ना है? क्या ये बात समझ पा रहे? सर ये क्यों बता रहे हो? करना तो पूरा पड़ेगा। नहीं, अगर जेई का क्वेश्चन हो और उसमें कोई एक अननोन दिया हो, क्या दिया हो, और वो अननोन किसी एक से मल्टीप्लाई करने से ही वो इक्वेशन बन जा रहा हो, और सामने कोई और मैट्रिक्स देके इक्वेट करना हो, तो हम पूरा मल्टीप्लिकेशन करने नहीं जा रहे हैं। हमें वो वाला एलिमेंट चाहिए जिसमें वो अननोन हो। मान लो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे को, और यहाँ पूरा कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या फायदा? हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम उसी ओवर कॉलम को पकड़ेंगे जिसमें x बैठा है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जब क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है? तो इसको अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो देख कैसे निकलेगा। 0 into 7 0 प्लस 1 into 6 और प्लस 4 into, क्या ये बात समझ में आई क्या? मतलब हम रैंडमली भी किसी भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, रैंडमली किसी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। नीचे पूछ एक कैपिटल पूछ कोई है तो नीचे ही होगा, पता कर देगा। हाँ क्लियर है बात? करें डायरेक्ट। चलिए हम इसको निकाल रहे हैं तो सभी को पता है R1 C1 R2 C1 R3 C1 C1 को पकड़ लेना है। अरे आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ 4 into 9 36 प्लस -3 into 2 -6 सोच लिया क्या? और 7 का 21। कोई कंफ्यूजन है किसी को? इधर देखेगा 0 into 9 0 2 into 1 2 प्लस 4 into 3 12 बोल आया। फिर यहाँ से 3 into 9 27 और प्लस 1 into 8 into 2 16 और प्लस का 15। किसी को कोई एतराज है क्या? C1 पूरा निकल गया, खेल से बाहर कर। किसको पकड़ा? C2 को। किसको? अब इधर से 4 into -2 -8 3 into 1 -3 एंड 7 into 1 प्लस का 7। सही बात है? इधर से 0 into 0 0 1 into 1 1 हो गया प्लस 4 into 1 4 हो गया। हाँ या ना बोलेगा? 3 into 2 -6 हो गया प्लस का 8 हो गया और प्लस का 5 हो गया। सोच ले। अरे ठीक है, अरे आ रहा है ठीक है। इधर आ जाए C2 खत्म हो गया, किसको पकड़े? C3 को। शुरुआत करें 4 into 7 28 प्लस -3 into 6 कितना आ गया? -18 और 7 into -35। सही बात है? ये वाला निकाल चुके, इधर आ जा सीधे आखिरी पे। 3 into 7 कितना आ गया? 21 8 into 6 कितना आ गया? 48 और 5 5 -25। सोच ले। सही बात है? अरेंज करके आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? सीधा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इधर से R1 को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? R1 C1 R1 C2 R1 C3 और पूरा लाइन से लिखते चले जाओ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? इधर से क्या पकड़ ले रहे हैं? R1 C1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, R1 C2 बीच में, R1 C3 लास्ट। फिर किसको पकड़ेगा? इधर से R2 को। R2 C1 R2 C2 R3 C3 सॉरी R2 C3
बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम काम ऊपर नीचे करते हैं तो हमें बेहतर लगता है कि C1 पकड़ के ऊपर नीचे लिख दे, फिर C1 हटा दे, C2 पकड़ फिर ऊपर नीचे लिख दे। आपकी जो इच्छा जो स्वेच्छा आप करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मेथड सेम ही है। आपकी नजरें जैसी बेहतर चलती है वैसे चले, बस गलती ना करें। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? पक्का नोट करेगा फटाफट। कुछ प्रॉपर्टी इसकी बता, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो हम फटाफट लिख लेते हैं और हम आपको उसको समझा भी देते हैं कि हाँ क्या है। कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बस क्योंकि पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही देते हैं, फिर क्या ही है। पहला प्रॉपर्टी लिखे, प्रॉपर्टीज करके लिख ले। पहले पेज है, इन जनरल multiplication of matrices is not commutative, यानी A डॉट B जो है वो जरूरी नहीं है कि किसके बराबर है भैया, B डॉट A के बराबर। ठीक, लेकिन इसके कुछ कोरोलरी हैं जो बड़े अच्छे हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा समझना कि अगर कहीं पे A प्लस B का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, तो इसको तुम कैसे लिखते हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। लेकिन यहां पे थोड़ा समझना ये कैसे जाएगा, A और A दो बार, हाँ या ना? तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस का BA और प्लस का, क्या ये बात समझ में आई कि हम क्या बोले? सर ऐसा क्यों लिखे? हम इसीलिए लिखे कि मल्टीप्लिकेशन में A डॉट B और B डॉट A बराबर नहीं होता है। लेकिन क्या लिखा, कुछ गड़बड़ लिखा है? अरे ठीक है रुक जाओ, हाँ इसी से तो किया ये वाला। हाँ ये बात समझ में आ रहा है? वो कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, अगर मान लो इफ A B और B A अगर बराबर हो जाए, क्या हो जाए बराबर, तब तो ये वाला कंडीशन सही हो गया। ये वाला कंडीशन मतलब तब तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस का 2AB और प्लस का क्या लिख सकते हैं बच्चे, B स्क्वायर। तो इस बात से हम जनरलाइज करके इसको बाइनोमियल में भी लेके चले जाते हैं। A प्लस B की पावर n, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है क्योंकि जा रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, nc0 A की पावर n और B की पावर 0 प्लस nc1 A की पावर n-1 B की पावर 1 प्लस nc2 A की पावर n-2 B की पावर 2 प्लस सो ऑन ncn A की पावर 0 और B की पावर। क्या ये बात समझ में आ रही? बाइनोमियल सभी पढ़ के आए हैं ना? अब ये मत समझ में ये सब क्या है, अभी ये भी समझ लो कि A स्क्वायर का मतलब होता है A डॉट A, तो A क्यूब का मतलब क्या होगा, A डॉट A या फिर A स्क्वायर डॉट। तो उसी तरीके से अगर कोई A की पावर n पूछेगा मतलब A का कितने टाइम्स, n टाइम्स, हाँ या ना बोलेगा। उसके अलावा और प्रॉपर्टी देख ले कि अगर A की पावर m है और डॉट A की पावर n है, तो बेसिकली A की पावर m प्लस, और देख ले A की पावर अगर m है और इसकी पावर n है तो A की पावर mn हो जाएगा। और प्रॉपर्टी देख ले कि अगर A की पावर 0 है तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वहां वन बोलते हैं, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसी चीज को जनरलाइज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i प्लस A की पावर n, याद है तुमको 1 प्लस x का फॉर्मूला बाइनोमियल का, 1 प्लस क्या होता है nc0 A की पावर 0 प्लस nc1 A की पावर 1 प्लस nc2 A की पावर 2 प्लस सो ऑन ncn A की पावर। लेकिन एक कम्यूटेटिव होता है किस केस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में। किसमें? कहता है कि i a लिखो या a i लिखो, a i ही रहता है। समझ आ रहा है? i को a से मल्टीप्लाई करो या a को i से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, कोई फर्क? अरे मल्टीप्लिकेशन में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो किसी मैट्रिक्स को अगर 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, चेक कर लेना। तो इस केस में कहता है या तो i को आप पहले रख दो, a को बाद में रख दो, या a को पहले रख दो, i को बाद में रख दो। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये और हो गई बात। और क्या बातें हो सकती हैं? हाँ, और बातें हैं अपने पास, जैसे
अगर ए भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और बी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तब ए डॉट बी बेसिकली उस डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो ऐसा है DIAZ और यहाँ एलिमेंट है A1 A2 A3 ऐसा एंड सो ऑन AN, समझ रहे हो बात? मतलब डायगोनल एलिमेंट A1 A2 A3 AN है ना? अच्छा, उसी तरीके से B कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम लिख रहे हैं डायगोनल, यहाँ लिख रहे हैं B1 B2 एंड सो ऑन, कहां तक बचे Bn, तब A डॉट B यहाँ आएगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा जहां पे एक कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अरे आई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गया होगा, समझ रहे हो? ओके, और बात समझना कि अगर A डॉट B डॉट C है, अगर ऐसा, तो एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन समझना, A का अगर ऑर्डर जो है वो n into n है, तो B का ऑर्डर जो है वो n into p होना पड़ेगा और C का ऑर्डर p into q होना पड़ेगा। सोच ले, n into n है तो a n रखेंगे तभी तो a भी एग्जिस्ट होगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे इस फॉर्मूला को समझाने के लिए। ऐसा पहले a डॉट b एग्जिस्ट कराया, तो a डॉट b का ऑर्डर क्या आया, थोड़ा समझना, a b का ऑर्डर है n into p, क्या आया? तो फिर C को क्या रखना पड़ेगा, p into q, तो a b c का ऑर्डर क्या आएगा? अरे आया क्या? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, और समझ, कहता है कि कोई मैट्रिक्स A डॉट B का ट्रेस निकालो मल्टीप्लिकेशन का, या B डॉट A का ट्रेस निकालो, वो दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, जबकि उसका डायगोनल एलिमेंट सेम था नहीं। ट्रेस बताया था ना पिछली क्लास में, ट्रेस और सर बताया। चल अभी उससे पहले आसान बता देते हैं थोड़ा सा। कहता है कि अगर A डॉट B 0 हो, मतलब A डॉट B क्या हो, नल मैट्रिक्स, A डॉट B क्या हो, तो इस केस में हम जनरल अलजेब्रा से जो पढ़ के आ रहे हैं वो यही पढ़ के आ रहे हैं कि अगर A डॉट B 0 होगा तो या तो A को 0 होना पड़ेगा या तो B को, किसी एक को 0 होना पड़ेगा। लेकिन मैट्रिक्स में जरूरी दोनों का दोनों नॉन जीरो हो के भी ये 0 हो सकता है। तो यहां इसका मतलब ये देख, A डॉट B इक्वल टू 0 नीड नॉट टू बी at least one of A and B is 0 या नल मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि इसमें से कम एक 0 होना चाहिए। सब एग्जांपल बता, देख एग्जांपल लिखते हैं। A 0 2 0 0, B 1 0 0 1 0 0, थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं A डॉट B, 0 2 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 0, मल्टीप्लाई कर थोड़ा, देख तो 0 0 0 0 0, देखा क्या? A भी नॉन जीरो था, B भी, लेकिन फिर भी इनका प्रोडक्ट क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ये याद रखें कि कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स कोई एक 0 यानी नल मैट्रिक्स हो ही, वो दोनों का दोनों नॉन जीरो होकर भी प्रोडक्ट क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? अरे क्लियर है? चल एक और बात जो हमने बताया कि ट्रेस ऑफ A डॉट B और ट्रेस ऑफ B डॉट A बराबर होगा जबकि उसके डायगोनल एलिमेंट बराबर नहीं होंगे तब भी। मतलब हिंदी में बताया जो बात समझ में आए कि A डॉट B का डायगोनल एलिमेंट मान ले 1 2 3 है, क्या है, और दूसरे वाले डायगोनल मैट्रिक्स B डॉट A का जैसे 1 2 3 में A आपका 2 1 3 6 आया और दूसरे वाले मैट्रिक्स का B डॉट A का डायगोनल एलिमेंट 1 0 5 है, क्या है, तब भी इसका ट्रेस जो आएगा वो 6 आएगा और उसका ट्रेस क्या आएगा। तो कहता है कि A डॉट B और B डॉट A का ट्रेस इक्वल होगा चाहे उसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो या ना हो। इस बात को इंग्लिश में लिखना है, यानी लिख सकते हैं यहां पे कि ऐसे ट्रेस ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू कितना बच्चे, ट्रेस ऑफ B डॉट A irrespective of their diagonal element, irrespective of their diagonal elements are same or different। उसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो रहे हैं A डॉट B या B डॉट A के, या डिफरेंट हो रहे हैं, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। A डॉट B और B डॉट A का ट्रेस हमेशा क्या होगा, सेम होगा यानी इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और भी प्रॉपर्टी है लेकिन वो ट्रांसपोज पे है कि A डॉट B का ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज में बताएं। मल्टीप्लिकेशन में इतनी बातें हैं, इतनी बातों में अगर कोई डाउट है तो पूछ लें। इतनी बातें सभी को क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, पक्का?
सोच लो 100%। चलो नोट करो, ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व।